नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी और हिस्ट्री के ट्यूटोरियल वीडियोज़ डालते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम जब भी कोई ट्यूटोरियल वीडियोज़ अपलोड करें तो वो सीधे आप तक पहुँचे। हमारा आज का वीडियो रूसी क्रांति के कारणों और उसके परिणाम पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सन 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी। रूसी क्रांति के निम्न कारण थे: सामाजिक आर्थिक विषमता, किसानों की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की दशा, समाजवादी विचारधारा का प्रसार, बौद्धिकों की भूमिका, रूस और जापान का युद्ध और कुछ तत्कालिक कारण। रूसी क्रांति के कारणों में पहला कारण था निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक। रूस में निरंकुश व दैवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, जिसका संचालन कुलीन वंशानुगत सामंत वर्ग के माध्यम से किया जाता था। नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्ट थी तथा जनता का शोषण करने वाली थी। जार निकोलस प्रथम के शासनकाल में यह निरंकुशता अपने चरम पर पहुंच गई। परिणाम स्वरूप असंतोष और उग्र हो गया। सामाजिक आर्थिक विषमता। फ्रांस की तरह यहाँ भी सामंत व पादरियों का विशेषाधिकार युक्त वर्ग तथा किसान व मजदूरों के रूप में अधिकारहीन वर्ग मौजूद था। इनके मध्य अत्यंत तनाव व्याप्त था। इस सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध असंतोष देखा गया। किसानों की दयनीय स्थिति। रूस में सर्वाधिक संख्या में किसान मौजूद थे, किंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भूमि का 67% हिस्सा सामंतों के पास था, तो वहीं 13% हिस्सा चर्च के पास। किसान खेतों में मजदूरों की तरह कार्य करते थे। हालांकि वर्ष 1861 में रूस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, किंतु व्यावहारिक रूप से अभी भी वह मौजूद थी। इन सब के चलते किसान और मजदूर वर्ग में भी विद्रोह भावना ने जन्म ले लिया। श्रमिकों की दशा। रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ और सीमित रहा। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ। मजदूरों के लिए न ही कार्य के घंटे निर्धारित थे और न ही न्यूनतम वेतन और सुविधाएं। प्रजातांत्रिक दल ने उन्हें संगठित कर क्रांति के लिए तैयार किया। समाजवादी विचारधारा का प्रसार। समाजवादी विचारधारा के प्रसार के चलते रूस में कई समाजवादी संगठन अस्तित्व में आए। पहला समाजवादी क्रांतिकारी दल और दूसरा समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। समाजवादी क्रांतिकारी दल कृषक हित के मुद्दों पर आवाज़ उठाकर लोकप्रियता हासिल करता है और समाजवादी प्रजातांत्रिक दल मजदूरों के हितों की बात करता है। चूँकि समाजवादी विचारधारा जाति, धर्म आदि को महत्व नहीं देती, अतः जब जार निकोलस ने रूसी जाति पर बल देते हुए रूसीकरण की नीति अपनाई, तो गैर रूसी जाति की जनता भी समाजवादी लहर में शामिल हो गई। बौद्धिकों की भूमिका। गोर्की, टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों और लेखकों ने रूसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। गोर्की ने द पहर नामक पुस्तक से माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया। टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना के माध्यम से रूसी जनता में सम्मान की भावना जागृत की। रूस और जापान का युद्ध। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो इसी दौरान रूसी सेना से उसकी भिड़ंत हुई और रूसी सेना पराजित हो गई। इससे राजतंत्र की कमजोरी उजागर हो गई और पीड़ित जनता जार के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्तर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा के गठन की मांग की। अपनी मांगों के समर्थन में रूसी जनता ने पीट्सबर्ग के शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, जिस पर जार ने गोली चलवा दी,
जिससे जनता और उग्र हो गई और नागरिक अधिकारों हेतु जार को ड्यूमा के गठन की अनुमति देनी पड़ी। ड्यूमा का अस्तित्व जार की इच्छा पर निर्भर था, अतः उसने बार बार इसे नष्ट किया और लोकतंत्र कायम नहीं हो सका। अतः वर्ष 1905 की इस घटना को वास्तविक क्रांति नहीं कहा जा सकता। तात्कालिक कारण: रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के उद्देश्य से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की। इसके चलते उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती तो की, किंतु पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं कराए और न ही वेतन दिया। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ गया। परिवहन के साधन युद्ध कार्यों में लगाए गए, जिससे उद्योगों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। वर्ष 1916-17 में पड़े भीषण अकाल से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हुई और अंततः यह आक्रोश रूसी क्रांति में परिणत हो गया। सन 1905 में रूस में हुई क्रांति 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह एक तानाशाह था जिसकी नीतियाँ जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध चरम पर पहुंच गया। 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों का एक जत्था अपनी बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए निकला, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां बरसा दी गईं। यह घटना इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और समूचे रूस में जार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे। जार निकोलस को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा और अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें एक निर्वाचित संसद ड्यूमा को शामिल करने की भी बात कही गई थी। हालांकि बाद में जार अक्टूबर घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुकर गया। जहां एक और जार अपने वादों पर नहीं टिका रहा, वहीं ड्यूमा भी रूसी जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहीं, अतः देर सबेर दूसरी क्रांति तो होनी ही थी और कुछ इस तरह से वर्ष 1917 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। मार्च 1917 आते आते जनता की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। उसके पास न पहनने को कपड़े थे और न खाने को अनाज था। परेशान होकर भूख और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च को पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया। रोटी की दुकानों पर ताज़ी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी और उन्होंने बाजार में लूटपाट आरंभ कर दी। सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया ताकि गोली चलाकर लूट मार करने वालों को तितर बितर किया जा सके, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी सहानुभूति जनता के प्रति थी। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जार को अपना अंत नज़दीक नजर आने लगा। ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इस तरह से रूस से राजतंत्र का खात्मा हो गया। इन निर्णयों ने रूस में भी पश्चिमी राज्यों की तरह प्रजातांत्रिक व पूंजीवादी शासन के संकेत दिए, जबकि रूस की क्रांति मजदूरों, कृषकों और सैनिकों द्वारा प्राप्त की गई थी। बोल्शेविक के नेतृत्व में इस सरकार का विरोध किया गया। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर सोवियत रूस का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया और इसकी प्रमुख करेंसी बनी, जो मध्यवर्गीय हितों से परिचालित थी। रूसी क्रांति के नेतृत्व की स्थिति। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने करेंसी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों के हाथ में देने की बात की। उसके अनुसार राज्य के उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर मजदूरों एवं किसानों का नियंत्रण होना चाहिए। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी नहीं करनी चाहिए। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने सरकारी भवनों, रेलवे, बिजली घरों में नियंत्रण कर लिया और करेंस्की को त्यागपत्र देना पड़ा।
और लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा का शासन स्थापित हो गया। रूसी क्रांति के परिणाम। रूसी क्रांति के राजनीतिक परिणाम। राजतंत्र समाप्त हुआ और सर्वहारा का शासन स्थापित हो गया। रूस द्वारा पूंजीवाद व उपनिवेशवाद के स्वाभाविक विरोध के कारण उसे औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत समझा गया। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। आर्थिक परिणाम। रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। चूँकि पूंजीवादी देशों से रूस को किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, अतः वह वैज्ञानिक तकनीकी विकास हेतु आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हुआ। रूस द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वह वैश्विक आर्थिक मंदी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ। सामाजिक परिणाम। सामंत व कुलीन वर्ग की समाप्ति, चर्च के शासन की समाप्ति, वर्ग भेद की समाप्ति, रूस में शिक्षा का प्रसार, राज्य द्वारा 16 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान और लैंगिक भेदभाव की समाप्ति। रूसी क्रांति का आज के दौर में महत्व। मार्क्स के विश्लेषणों की महत्ता आज भी बरकरार है, क्योंकि यदि विश्व की आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो यह प्रवृत्ति सामने आती है कि आर्थिक मंदी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन के संभावित खतरे पूंजीवाद के कारण ही हैं।